फ्रेंड्स, क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है आज। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में एंड कंडक्टिविटी के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी की कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो मैंने एक वायर बनाया, सपोज दैट ये मेरा एक वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या जा रहा होगा, खूब सारा करंट पास कर रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, इसका सुनना जरा डिफाइन। किसी भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसा परपेंडिकुलर करंट पास करे, माने कि 90 डिग्री पर ऐसे एकदम परपेंडिकुलर, हाँ ये ऐसे। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैंने बोला परपेंडिकुलर करंट पास करे, सपोज दैट वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए ले लेता हूं, ठीक है। तो कोई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी वायर का, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर आई अगर करंट पास करे तो तब मेरा जो करंट डेंसिटी है इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है जो भी करंट पास कर रहा है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर पास कर रहा है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है इसी को करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है बच्चों, जे जिसे बोलता हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड इज डायरेक्टेड along the direction of current। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा along the direction of current, मतलब जिधर को हम लोगों का करंट जा रहा है हमेशा याद रखना करंट डेंसिटी उधर को ही होता है। या कह सकते हो जिधर को पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पता है ना करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, ये भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। तो करंट डेंसिटी में जो करंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए बच्चों, ये बात का ध्यान रखना। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन करने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसको यूनिट बोल देते हैं, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। मतलब कि एरिया करंट के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब कोई मेरा भाई पूछेगा मुझसे कि अगर मेरा जो करंट है करंट से परपेंडिकुलर सरफेस ना हो, मेरी सरफेस अगर या एरिया मेरा करंट से परपेंडिकुलर ना हो तो क्या तब करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सुन लेना। उस केस में इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये भी देख लो, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं आप ध्यान से देखना। तो ये मेरा करंट जा रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। मैंने बोला कि एरिया हमेशा करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब किसी दोस्त ने बोला कि मेरा एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसा है मेरा एरिया, मेरी जो सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, तो क्या है परपेंडिकुलर है नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो करंट तो इधर को है ना, तो मैं क्या करूंगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर लेके आऊंगा बच्चों, इसको घुमाऊंगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ टर्न करेंगे हम। कब तक टर्न करेंगे, जब तक कि ये परपेंडिकुलर ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं है उस केस में मैंने बोला इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, सपोज दैट मैंने थीटा रोटेट किया कि जब वो करंट के परपेंडिकुलर जब तक नहीं आया था तब तक इसको रोटेट करना है, ठीक है। ये हम लोगों का था करंट, ठीक है, और ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेफिनेशन को बनाने के लिए इसको रोटेट किया थीटा और ये परपेंडिकुलर आ गया है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बताओ, J इक्वल टू होता है करंट, और ये जो करंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर है वो एरिया, आज इसके परपेंडिकुलर नहीं है इसके है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जिन लोगों को पता नहीं है ये सुनना। अगर कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ये एंगल थीटा है, तो जिधर थीटा एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट होता है कॉस। कैसे आता है इतना ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, पीछे बताया, इसका परपेंडिकुलर होता है साइन, ठीक है। याद रखना जिधर थीटा उधर का कंपोनेंट कॉस।
तो इस एरिया का इस वाले के साथ बनने वाला एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा a cos थीटा। तो अभी वाले केस में क्या होगा, करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट अपॉन परपेंडिकुलर वाला एरिया, परपेंडिकुलर वाला एरिया है a cos थीटा। तो करंट डेंसिटी अगर सरफेस परपेंडिकुलर नहीं हो उस केस में J इक्वल टू आई अपॉन a cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है कि सरफेस को परपेंडिकुलर लाने के लिए बनने वाला एंगल। तो बच्चों आई कितना आ जाएगा बताओ, तो आई इक्वल टू आ जाएगा J a cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना होता है, a b cos थीटा होता है। तो बताओ J a cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, J वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो करंट है J मतलब कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। यहां से भी हमने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, मैथमेटिकली बताओ बोलेगा। तो यहां से प्रूव कर लिया कि दो वेक्टरों को डॉट करते हैं तो हमें पता है ना कि स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये करंट डेंसिटी का टर्म आया। अब कभी आपसे पूछेगा कि यूनिट बताओ कि करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो J इक्वल टू कितना है बच्चों, I अपॉन A। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्लियर हो गया। अब कभी कभी बोलता है कि करंट डेंसिटी को इंटीग्रल फॉर्म पे लिखो, मतलब कि इंटीग्रेशन के टर्म पर कैसे लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा बच्चों आगे जाके, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं, इंटीग्रल फॉर्म करंट डेंसिटी। देखो I इक्वल टू J डॉट A होता है, सब लोगों को बताया ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। तो बताओ अगर सपोज दैट ये मेरी सरफेस है, इस सरफेस की अभी सिर्फ इतने छोटे से हिस्से की बात करूं, अगर सिर्फ इतने छोटे से हिस्से की बात करूं, अगर मैं इस छोटे से हिस्से से करंट जा रहा है I, ठीक है, और एक छोटे से हिस्से का एरिया कितना है dA है। तो बताओ इस छोटे से हिस्से के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा बताओ। वैसे हम लोग जानते हैं ना कि I इक्वल टू कितना होता है J वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, या J इक्वल टू कितना होता है I अपॉन A होता है, ठीक है। तो अगर छोटे से हिस्से की बात करूंगा तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा बताओ, I इक्वल टू छोटे से हिस्से से, अब टोटल करंट I जा रहा है तो छोटे से हिस्से से करंट क्या जाएगा बताओ, DI करंट जाएगा ना। तो DI इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब पूरी सरफेस के लिए पता करना है, देखो पूरी सरफेस से मैंने बोला I करंट जा रहा है, तो छोटे से हिस्से से DI करंट जा रहा होगा, तो छोटे से हिस्से के लिए DI इक्वल टू J डॉट DA। तो फॉर होल सरफेस के लिए पता करना है, होल सरफेस, पूरी सरफेस के लिए कितना आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ di, चलो पूरा कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ di इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ di कितना हो जाएगा I, ठीक है। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। तो छोटी सी सरफेस के लिए, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से I करंट जा रहा था ना, तो छोटे से हिस्से से DI करंट तो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉर्म आ गई आप लोगों को करंट डेंसिटी की, काफी इंपोर्टेंट थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर दो टर्म और बता रहा हूं, ठीक है, एक कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, उससे आगे हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस की। तो देखो कंडक्टेंस को बच्चों हम लोग दिखाते हैं कैपिटल G से, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा कम होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यूनिट की अगर बात करें कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ऊपर भेजोगे तो कितना आ जाएगा ओम इनवर्स। इसी को बोलते हैं बच्चों महो, MHO, मो, और इसी को बोलते हैं साइमन। ये साइमन कहाँ से आया, जॉर्ज साइमन ओम, जिसने ओम्स लॉ दिया था उसके नाम पे, ठीक है। ये हो गया कंडक्टेंस। कभी कभी पूछता है कि कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी को हम लोग कैपिटल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों।
और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है अगर आप लोगों ने पता करना है तो इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी हाई उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम उसकी कंडक्टिविटी उतनी हाई। जैसे कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई। इसलिए हम लोग वायरिंग में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो, महंगा है लेकिन, ठीक है। ओ सॉरी, सिल्वर भी यूज कर सकते हो, सिल्वर महंगा है, एल्यूमिनियम तो सस्ता है। एल्यूमिनियम का यूज करते हैं बाहर, घर के अंदर हम यूज करते हैं कॉपर का। खैर यूनिट की बात करते हैं, इसकी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे वो चीज़। तो इसकी यूनिट की अगर बात करूं, 1/, रेजिस्टिविटी की यूनिट आप लोगों को पिछली यूनिट में बताई थी, पिछले लेक्चर में बताया था, ओम मीटर। ऊपर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर कह सकते हैं इसको मो MHO, मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।